हमारे स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन और कैबिनेट मिनिस्टर भवानी पठानिया जी, हमारे अम्ब से विधायक सुदर्शन बबलू जी, पूर्व में मंत्री हमारी बड़ी बहन श्रीमती आशा कुमारी जी, पूर्व में मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी, सुरेंद्र भारद्वाज जी जो पूर्व विधायक थे, यशवंत खन्ना जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल जी, कुलतार जी चंबा के अध्यक्ष जगदीश हांडा जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, एनएसयूआई के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, सेवा दल के सभी पदाधिकारी और चंबा विधानसभा क्षेत्र से दूर दराज से आए सभी पंचायत के प्रधान, माताएं, बहनें, युवा साथियों, हमारी सरकार को 15 महीने पहले आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। चंबा से भी 2 प्रत्याशी चुनकर विधानसभा के गलियारों में पहुंचे। सरकार ने आज के एक दिन पहले पूरे 15 महीने हमारी सरकार को पूरे हुए हैं अभी तक। एक दिन पहले जब मेरा 15वां महीना शुरू खत्म हुआ तो मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने पूछा, शाम की बात है पिछले कल की, कि 15 महीने में आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा, मेरा जीवन तो संघर्ष से भरा पड़ा है और इन 15 महीने में जो चुनौतियां मेरे सामने आई, उन चुनौतियों का सामना मैंने युद्ध की तरह ना कर, लड़ाई की तरह ना करके युद्ध की तरह किया है। यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैं रिज के मैदान से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, मेरे मन में एक विश्वास था और वो विश्वास आप लोगों से पैदा हुआ है, क्योंकि मैं किसी परिवारवाद की राजनीति से नहीं आया। मैं एक आम परिवार से राजनीति करते करते आप लोगों जैसे परिवार से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। और जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, उसमें ना मुझे सत्ता का लोभ था और ना कुर्सी का लोभ था, पर मन में एक विश्वास था कि मैं आम आदमी की आवाज बनूं, गरीब की पीड़ा को दूर करूं, महिलाओं का सम्मान हो और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की मेरी सरकार की योजनाएं हैं। इस दृष्टि से मैंने काम करना शुरू किया और सबसे पहले मुझे चुनौती आर्थिक मोर्चे पर मिली। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था, सरकार के कर्मचारी अधिकारी पूरा लेखा जोखा लेकर मेरे पास आए और कहा कि आज आपके खजाने में सिर्फ 120 करोड़ रुपए बचे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई, मुझे तो मुख्यमंत्री बने हुए अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं। वो कह रहे हैं, हम आपको वस्तुस्थिति से परिचित करवा रहे हैं। फिर मैंने कहा कि तनख्वाह का कितना खर्चा आता है, जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को तनख्वाह देनी है और दिन प्रतिदिन के खर्चे जो हमने चलाने हैं। कहते उतने पैसे अभी इस ट्रेजरी में नहीं है। मैंने पूछा, अगर हमारी सरकार ना आती, बीजेपी की सरकार आती, तो वो क्या करते? उन्होंने कहा कि वो पिछले 5 साल से कर्ज
कर्जे पर कर्जा लेते जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि हमारे पर कितना कर्जा है। उस समय तक हमारे पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और जो 6th पे कमीशन हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को था उसके 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर चढ़ी हुई थी। कर्जे की एक लिमिट होती है, भारत सरकार उससे ज्यादा कर्जा नहीं देती है। मैंने पूछा कितने पैसे बचे हैं, कहते हैं आपके पास मार्च तक 3,000 करोड़ रुपया कर्जा लेने के लिए बचे हैं। मैंने उस दिन ठाना कि हम कर्जे पर कर्जा लेकर प्रदेश को कभी आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं, लेकिन अभी सरकार चलाने के लिए हमें कर्जे की जरूरत है और उस दिशा में हमने कर्जा उठाया और धीरे धीरे हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करते रहे। आर्थिक मोर्चे की चुनौती के बाद सभी वर्गों का ध्यान रखना था। परंपरा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिवालय में जाते हैं, सभी अधिकारी सचिवालय में उनका स्वागत करते हैं, कर्मचारी उनका स्वागत करते हैं। मैं मुख्यमंत्री बनने के 1 घंटे के भीतर उन अनाथ बच्चों के आश्रम में गया जिन अनाथ बच्चों ने अपनी माता को खोया, अपने पिता को खोया। उनके साथ 2 घंटे रहा। 2 घंटे रहने के बाद मैंने उनके हॉस्टल को देखा, उनके खाने का जो खाने के लिए भोजन बनता था उसको देखा, उनके साथ मैंने अपने समय बिताया। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। जो बच्चा अपनी मां को खो दे, अपने पिता को खो दे, वो क्या कहेगा। कई बच्चे ऐसे थे जो अपने रिश्तेदारों के पास रहते थे, चाचा जी के पास रहते थे, मामा जी के पास रहते थे, ना मां थी ना पिता था, लेकिन अपना भाव व्यक्त नहीं कर सकते थे। कई बेटियों ने मुझसे कहा कि हम अधिक पढ़ना चाहते हैं, 18 साल बाद हमारा कौन ख्याल रखेगा। मैं गया और सबसे पहले उन बच्चों के बारे में सोचने लगा जिनका भाव मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उनका आत्मविश्वास उन्हें रोक रहा था कि हम अपनी बात कहे ना कहें। मैंने उस भाव को समझा और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहां अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया, जहां माता भी सरकार है और पिता भी सरकार। जब उन्हें कानूनी अधिकार दिया गया, तो उनको उसके साथ योजनाएं भी दी गई। हमने कहा 18 साल से ऊपर जो भी बच्चा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होता है, IIT में सिलेक्ट होता है, हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में अगर शिक्षा प्राप्त करता है तो उसको हम उसकी शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अगर मेडिकल कॉलेज में होता है तो मेडिकल कॉलेज की फीस साल की 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो पूरा पैसा सरकार देगी। हॉस्टल का खर्चा 50,000 रुपया है, वो पूरा पैसा 50,000 रुपया सरकार देगी। जिस तरह हमारा अपना बच्चा अगर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, हम उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा देते हैं, तो हमने कहा उसी प्रकार सरकार उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा देंगे। अपने बच्चे के लिए हम पॉकेट मनी भी देते हैं कि बेटा कुछ खाना हो तो खर्चा कर ले। हमने उसको 4,000 रुपया पर मंथ पॉकेट मनी की सुविधा उपलब्ध करवाई हर महीने, साल के 18 साल। और कभी घूमने के लिए जाना हो, जैसे हम अपने बच्चों को कभी घूमने के लिए ले जाना चाहते हैं, हमने उन बच्चों को भी घूमने की सुविधा उपलब्ध करवाई और बाई एयर घूमने की सुविधा और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई। ये पुण्य के काम हमारे मन में उस समय आए जब मैं उस बालिका आश्रम में गया। धीरे धीरे हमारी सरकार के कुछ महीने व्यतीत हुए। हमने कहा कि 1,36,000 सरकारी कर्मचारी जो हमारे प्रदेश में हैं, जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी,
उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा और 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई। क्योंकि मैं जानता था कि जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं भी आम परिवार से निकलकर राजनीति कर रहा हूं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मैं दर्द पहचानता था और मैंने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। आज तक जो एनपीए में आए कर्मचारी थे जिन्होंने अपना अंशदान दिया था, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में चले गए, वो 9,000 करोड़ पर कुंडली बढ़ाकर बैठी हुई केंद्र की सरकार है। हमने फिर भी हार नहीं मानी। हमने कहा हमें जितना भी कष्ट सहना पड़े, पर हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को उनका बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे और इस वादे को हमने पूरा किया। धीरे धीरे जुलाई में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, भयंकर तबाही हुई। तबाही का ऐसा मंजर था कि जिस भी जगह मैं जाता था पक्के घर उजड़ गए थे, पशुशालाएं ध्वस्त हो गई थी, पीने के पानी की योजनाएं बह गई थी, सड़क टेम्परेरी रूप से टूट गई थी। कुल्लू में तबाही का ऐसा मंजर था कि पूरे देश के 75,000 लोग फंसे हुए थे, 15,000 गाड़ियां फंसी हुई थी। मैं 3 दिन वहां रहा और 3 दिन में हमने 75,000 जो लोग फंसे थे उन्हें भी बाहर निकाला और 15,000 गाड़ियों को भी बाहर निकाला। पूरे विश्व में हिमाचल प्रदेश की तारीफ हुई। नीति आयोग ने भी हिमाचल प्रदेश की सरकार के काम की तारीफ की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय भी राजनीति करते रहे। और जब मैं जाता था तो मैं ये देखता था कि तकरीबन जिस भी जगह गया, हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती थी कि मेरा घर था। रात को मैं यहां सोया हुआ था, रात को मैं खाना बनाया, अपने बच्चों के साथ टीवी देख रहा था कि रात को 2 बजे ऐसा प्रलय आया कि हमारा सब कुछ बहा ले गया। मैं ये भी जानता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है, पाई पाई जोड़कर घर बनाया जाता है। और जिस घर को बड़े प्यार से बनाया हो, जिस घर में मेहनत की ईंट लगी हो, अगर वो 12 घंटे में तबाह हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। मेरे पास रोने लगे। मंडी क्या, शिमला क्या, सब जगह मैं गया। शाम को मैं दौरा करता, सुबह मैं दौरा करता था, शाम को मैं वापिस आता था। और शाम को जब मैं अधिकारियों की बैठक लेता था तो एक विचार मेरे मन में आता था कि जिसका पक्का घर चला गया उसके लिए कौन सी योजना लाई जाए। और जब अधिकारी मेरे सामने बात करते थे, कहते थे कि हम सिर्फ 1.5 लाख रुपया ही दे सकते हैं किसी का पक्का घर चला जाए, और किसी का कच्चा घर चला जाए तो 1,30,000 रुपया ही दे सकते हैं। मैंने कहा इस नियम को बदलना पड़ेगा। उन्होंने कहा इसके लिए कानून बदलना पड़ेगा। हमने कहा कि मुझे उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जो गांव के लोग हैं, जो आम परिवार के लोग हैं, अगर कानून भी बदलना पड़े तो हमने वो कानून बदल दिया और 1.5 लाख से वो सहायता राशि हमने 7 लाख रुपए बढ़ा दी। ये हमारी 15 महीने की सरकार की कारगुजारी है। आज एक दिन सिर्फ ज्यादा हुआ है। जब मैं गांव में देखता था
कि किसी का इंतकाल होना है, किसी की तकसीम होनी है। बुजुर्ग कहते थे कि तकसीम जब दादा शुरू करता है तो पोते के समय खत्म होती थी। मैंने राजस्व अधिकारियों की बैठक बुलाई, कहा कि इस कानून को भी बदलो, जिससे आम आदमी को परेशानी होती है, किसान को परेशानी होती है। हमने कानून बदल दिया और उसका परिणाम आज ये है कि 90,000 इंतकाल हो चुके हैं, 7,500 तकसीम पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे हम इस व्यवस्था से आगे बढ़ रहे थे और अपने राजस्व को बढ़ाना हमने शुरू किया। अभी मेरा दूसरा बजट प्रस्तुत होना था। मैं कभी मंत्री नहीं रहा। मैं छात्र जीवन से राजनीति करता आया हूं। 17 साल की उम्र में मैंने कॉलेज में चुनाव लड़ा था। राजनीति की सीढ़ी चढ़ चढ़कर 30 साल के संघर्ष के बाद जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा तो आप लोगों का दर्द मेरे सीने में था, आम आदमी की पीड़ा मेरे दिल में थी और मैं बजट प्रस्तुत करने जा रहा था। बजट प्रस्तुत हुआ। उस बजट में क्या योजनाएं थी? उसमें योजना थी कि आम आदमी तक जो हमने कार्य किए हैं, जो राजस्व एकत्रित किया है, वो कैसे पहुंचे। हमने बजट में वो योजनाएं लाई। कई लोग मनरेगा में काम करते हैं, कई मजदूर हैं, बहनें हैं। मैंने देखा उनकी दिहाड़ी 240 रुपए थी। मैंने कहा बजट में ये घोषणा की कि उसको 60 रुपए 240 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया, जो 1 अप्रैल 2024 से मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद गांव में बुजुर्ग होते हैं, कभी बीमार हो जाए तो उनका खर्चा कौन करेगा? हमने 70 साल से ऊपर के उम्र के बुजुर्ग जो भी बीमार हो गए, उनको सारा खर्चा उनकी बीमारी का हमारी सरकार उन्हें उपलब्ध करवाएगी। ये योजना थी। किसान की आय कैसे बढ़े? हम सब लोग 90% लोग जो हैं वो गांव में रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, शहर में एक घर बना लेते हैं आने के लिए, लेकिन हमारा जो पैतृक है वो गांव से जुड़ाव है। अब गांव के आदमियों के पास पैसा कैसे हाथ में पहुंचे? मैं देखता हूं, कहीं दिल्ली जाता हूं, बॉम्बे जाता हूं, तो हमारे लोग वहां वेटर लगे हुए मिलते हैं। हमने सोचा कि गांव की आर्थिकी को बढ़ाना है, गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना है, तो कौन सी योजना लाई जाए। हमारा ध्यान गया कि हमारे गांव के लोगों के पास पशु होते हैं, किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंस है। अब गाय का दूध 32 रुपए किलो सरकार खरीदती है, उससे तो उसका गुजारा नहीं चल सकता था। हमने गाय के दूध में 13 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की और 45 रुपए किलो के हिसाब से आने वाले अप्रैल में सरकार गाय का दूध खरीदेगी। 55 रुपए के हिसाब से भैंस का दूध खरीदेगी। उससे ऊपर वो बाजार में बेच सकता है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जिसने दूध और पर सपोर्ट प्राइस दिया। इसका परिणाम धीरे धीरे आपके हाथ में आएगा, गांव के लोगों के हाथ में धीरे धीरे आएगा। 1 साल बाद आप महसूस करेंगे। फिर हमने कहा जो पशु रखता है, अगर वो यूरिया का उपयोग नहीं करेगा, गोबर से खेती करेगा, तो गोबर से पैदा होने वाले गेहूं को सरकार 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी और मक्की को 30 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगी। ये गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम आगे बढ़े। उस समय मेरे एक और चीज ध्यान में आई। रात को अगले दिन बजट प्रस्तुत करना था कि जहां हमने अनाथ बच्चों को उनकी पढ़ाई का खर्चा 27 साल तक उनके रहने का खर्चा, उनकी शादी का खर्चा सरकार ने दिया,
तो विधवा बहनों का ध्यान आया। 1,15,000 हिमाचल प्रदेश में विधवा बहनें हैं, एकल नारी है। उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन पैसे की तंगी के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। कई बच्चे डॉक्टर बन गए, लेकिन पैसा या तो कर्ज के माध्यम से धीरे धीरे ले रहे हैं, मन में कुंठा रहती थी। इस बजट में हमने 1,15,000 महिलाओं के जो बच्चे हैं, पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक, डॉक्टर तक, इंजीनियर तक, नर्सिंग तक, उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये विधवाओं के लिए हम योजना लेके आए। उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उनको अधिकार देना चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये दूसरे बजट में हमने प्रस्तुत किया। उसके बाद हमने देखा कई विधवा महिलाएं हैं जिनके पास घर नहीं है बनने को। हमने कहा अगर उसकी आय 2.5 लाख रुपया है तो उसको 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी। सरकारी कर्मचारी है, ओल्ड पेंशन स्कीम मिल गई, लेकिन महंगाई जब बढ़ी, हमने 4% डीए की घोषणा अपने संसाधनों से दी। और जो पुलिस वाले बेचारे भाई पिछले 10 साल से 7 रुपए की डाइट मनी पर टिके थे, मुझे कहा कि इस डाइट मनी को 7 रुपए से बढ़ाकर 210 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया जाए। मैंने कहा, मैं विधानसभा में कई बार विधायक होने के नाते बोलता था, मैंने सीधा 5 गुना बढ़ाकर उन्हें 1,000 रुपया पर मंथ की डाइट मनी दी। ये पैसा कहां से आया? ये पैसा उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके आया जो भ्रष्टाचार के रास्ते से भ्रष्टाचारियों की जेब भरा करते थे। ये आपका पैसा था, ये जनता का पैसा था, और आज हमें फक्र महसूस होता है कि उस पैसे से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। मैं भी सोचता कि रूटीन गवर्नमेंट है, 40 साल से ऐसी व्यवस्था चली आई है। मैं भी मुख्यमंत्री पद का आराम फहराता, चलने देता उस व्यवस्था को। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया तो ये योजनाएं आपके लिए नहीं आ पाती। और जब हमने भ्रष्टाचार पर नकेल कसी, भ्रष्टाचार के रास्ते जो पैसा बाहर जा रहा था, चाहे वो खनन से संबंधित था, चाहे दूसरे रास्तों से जा रहा था, तो कईयों को बहुत तकलीफ हुई। लेकिन वो जनता का पैसा था, आपका पैसा था, और मुझे उसको रोकना था। मैं चाहता तो 20 साल पहले भी मुझे वीरभद्र सिंह जी कह रहे थे कि आपको हम सीपीएस बना देते, मैंने तब भी कुर्सी नहीं ली। मुझे कुर्सी का कोई मोह नहीं है। मैं तो संघर्ष की राह में चलकर आप लोगों की लड़ाई लड़ता हूं। ये कुर्सी मेरी नहीं है, ये कुर्सी आपकी है, जिसमें एक आम परिवार का आदमी आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा है। 27 तारीख को इस कुर्सी से छेड़छाड़ हुई। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोकतंत्र की हत्या करने की प्रयास किया। जो लोग जनता के वोट पर चुनकर आते हैं, चुनने के बाद नोट के बल पर बिक जाते हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग हो गई। 28 तारीख को आपसे संबंधित बजट पास होना था। उन्होंने सोचा कि इस कुर्सी को छीन लिया जाए। जिनको सत्ता की भूख होती है वो इस प्रकार का प्रयास करते हैं। जो कुर्सी के बगैर नहीं रह पाते वो इस प्रकार का प्रयास करते हैं। हम तो 35 साल से कांग्रेस पार्टी की राजनीति से संघर्ष करके पहुंचे हैं। हम कुर्सी बचाने का प्रयास नहीं करते, लेकिन कुर्सी का सम्मान करने का प्रयास जरूर करते हैं।
और हमने किया। जब कोई एमएलए बिकाऊ हो जाए तो उसके मन में डर होता है। 10 दिन से पंचकुला के ललित होटल में ठहरे हुए हैं। सीआरपीएफ लगाई हुई है, सीआरपीएफ। हिमाचल की बाउंड्री में एंटर किए। मैंने कहा थोड़ा नरम रुख बरतिए। विधानसभा का गेट तोड़ दिया और ऐसा गुंडागर्दी करने लगे जो हिमाचल की संस्कृति की पहचान नहीं है। हिमाचल देवभूमि है। हम देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं, हम एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं। डर ऐसा, हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से उड़कर चले गए। कौन आपका खर्चा कर रहा था हेलीकॉप्टर का? कौन 75 लाख का बिल जो पंचकुला के ललित होटल में है उसको आपने पे किया? फिर डर इतना बढ़ गया जब हमने पता किया कि कहां ठहरे हैं। अगले दिन ही 9 दिन के बाद चार्टर्ड प्लेन लिया और हरिद्वार चले गए। मैंने सोचा भाई पाप इतने कर दिए, नहा के आएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। गंगा मैया ने भी बोल दिया ना भाई ना, तुमने पाप इतने किए, तुम मेरे पास मत नहाओ, मैं मैली हो जाऊंगी। फिर क्या हुआ, वहां से भी उठे और ऋषिकेश चले गए। अब वहां अच्छी तरह तपस्या करिए। कुएं के मेंढक की तरह उछल रहे हैं, एक जगह से जाकर दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह से जाकर तीसरी जगह जा रहे हैं। और जो लोग जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, आप बताइए क्या वो सच्चे सेवक हो सकते हैं? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। और आप बताइए जो मेंढक की तरह उछल करे हरिद्वार, फिर हरिद्वार से फिर डड्डू उछला ऋषिकेश पहुंच गया, वो सेवक हो सकते हैं जो 12 दिन तक है? आपको उनको सबक सिखाना है। क्या आप लोग सबक सिखाएंगे? सारा हाथ खड़ा करके बताइए। उनको सबक सिखाना है। जो लोग जनता के वोट से जीत नहीं पाते, जनता के वोट से सत्ता में नहीं आ सकते, वो पैसे के दम पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को पसंद करेंगे? कोई आपका ईमान पैसे से खरीद सकता है? तो जो ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं उनको सबक सिखाने का समय आ चुका है। लोकसभा चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि आप उनको सबक सिखाएंगे। जो सत्ता हथियाने की कोशिश पैसे के दम पर करेगा, उसे सत्ता से बाहर करने का रास्ता जनता दिखाएगी। आप इसके लिए तैयार हैं? जोर से बोलो जितना मैं बोल रहा हूं। तैयार है? और ये आवाज दिल्ली के कानों तक जानी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में जहां देवी देवता निवास करते हैं, जहां हर कण में भगवान निवास करता है, वहां खरीदो फरोख्त की राजनीति को और सत्ता को हथियाने की राजनीति को पैसे से खरीदने की कोशिश करेगा, हिमाचल की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अभी मैंने पूछा फिर कि मैंने राजस्व कितना कमाया है, बोला अब इतने पैसे बचे हैं। हमने कहा 18 साल की उम्र की जो बेटी हमारी होगी, 18 साल की बेटी की उम्र होगी, अगर वो 100 साल तक भी जीती है और उसके शरीर में सांस रहती है, हमारी सरकार आप लोगों का जो धन है, आपका धन, मेरा धन नहीं है, आप लोगों का धन, उस धन से
18 साल से 100 साल तक बेटी की उम्र हो, बेटे तो हम 1500 रुपया हर महीने देंगे। अप्रैल में ये फॉर्म बनने शुरू हो जाएंगे। बजट में नहीं, क्योंकि मैं उन बेटियों को हम 1 साल में 18,000 रुपया देंगे। ये किसका पैसा है? ये आपका पैसा है। हमारी कुर्सी तो सिर्फ 5 साल के लिए होती है, लेकिन जब तक मैं इस कुर्सी पर रहूंगा, भ्रष्टाचार के सभी दरवाजे बंद करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और आपके हमारा काम मेरा उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है। और हमें कोई ज्यादा मोह नहीं है, हमें तो सिर्फ आपकी सेवा करनी है। आपने मेरा कई बार सुना होगा, मैं सत्ता सुख के लिए नहीं आया हूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का लुत्फ उठाने के लिए नहीं आया हूं। मैं सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया हूं। इस व्यवस्था परिवर्तन का फायदा आज आपके को हमारी योजना द्वारा मिल रहा है, जिसमें 1500 रुपया भी व्यवस्था परिवर्तन का एक उदाहरण है। सरकार बनने के बाद हमारे सरकार बनने के बाद मेरे पास नीरज नैयर जी आए। नीरज नैयर जी ने कहा कि हमारे यहाँ हेल्थ की सुविधा बहुत ज्यादा नहीं है, और जो मेडिकल कॉलेज है वो भी बिल्डिंग खड़ी हुई है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, और मैंने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, उसका मेडिकल कॉलेज तुरंत प्रभाव से बनना चाहिए। मैंने शुरू में टाल मटोल किया, तो ये फिर दोबारा सुबह घर आने लग पड़े कि मेडिकल कॉलेज, फिर शाम को फिर आने लगे। और आपको पता है, मेरे वहां भी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में बन रहा था। ये मेरे से ज्यादा 180 करोड़ रुपया 1 साल के भीतर चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए आया। नीरज को भी कोई सत्ता की भूख नहीं है, कोई पैसे की भूख नहीं है, लेकिन इसके मन में आपके लिए दर्द है। वो दर्द मैं जानता हूं। आए दिन इतने सारे कागज लाए होते हैं, जिन कागजों में मेरे को साइन करने पड़ते हैं। मैं बोलता हूं डील करवा के लाओ, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी। जब ये शिमला होते तो मेरे पीछे ही चले जाते हैं। मैंने बोला मंत्रियों के पास भी जाया करो भाई। कहते नहीं जी, आपने पैसे सैंक्शन कर दो, मैं करवा लूंगा। और ऐसे दिल में भावना जिनके होती है, पहले भी कई नेता देखे, लेकिन इनके दिल में ये भावना है, जो आपके दर्द को सुन सकता है, जो आपकी पीड़ा को समझ सकता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व बहुत कम होता है, और ऐसा राजनीति में सेवा करने वाले व्यक्ति भी बहुत कम होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आपने नहीं खोना है। खोएंगे तो नहीं, पक्की बात है ना। और इनके सभी काम ये जानते हैं। अपने सभी कामों को करवाने का तरीका मेरा ख्याल सभी विधायकों में सबसे अच्छा इनको आता है। नीरज जी ने एक राजीव गांधी, एक तो मल्टी स्टोरी पार्किंग की बात की है। जैसे ही जमीन होगी, मैं इसके लिए ओल्ड बस स्टैंड के पास है, ओल्ड बस स्टैंड में ही बन रही है तो मल्टी स्टोरी, उसको मैं स्वीकृत करता हूं, पर उसका जगह का कोई चक्कर कर, मैं उसके लिए पूरा अभी 5 करोड़ रुपए देने की इनिशियल मनी इसको मैं करता हूं। मिनी सेक्रेटरी के लिए भी मैं 5 करोड़ इनिशियल मनी देने की घोषणा करता हूं। 5 करोड़ का मतलब है, ये 5 करोड़ का मतलब है कि आपका काम शुरू होगा, लगेगा इसमें 30 से 35 करोड़ एक ही साल में ले जाएगा, मुझे पता है। और इंडोर स्टेडियम को लिए 10 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। पुलिस लाइन में, ये तो आपने कहाँ बनाना है,
राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मैंने इनको कमिटमेंट की है, वो देंगे 20 लाख रुपया हिस्टोरिक चंबा चौगानकन के लिए। और आपके हेलीपोर्ट के लिए मैं चाहता हूं कि आपका हेलीपोर्ट बने और शिमला में आप 2,000-2,500 में पहुंचे, उसके लिए भी मैं 13 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। 20 लाख रुपया इन्होंने बोला ये अपनी विधायक निधि से देंगे आपको। ये अपनी विधायक निधि से देता हूं, मैं अनाउंस कर रहा हूं। और प्ले ग्राउंड एक साउंड में उसको 15 लाख रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। उदयपुर में एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है ग्राम पंचायत उदयपुर में, उसको देने की घोषणा करता हूं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर विलेज चुल्हारा ऑफ ग्राम पंचायत बख्तपुर में को भी देने की घोषणा करता हूं। और पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेज इन्होंने लिखा है एक सब्जेक्ट में, बाकी ये स्कूल वगैरह तो अपने आप ही करवा लेंगे मुझसे। सर अभी पढ़ दो सर, ये फिर मानेंगे नहीं मेरे को। थोड़ा पढ़ दो सर, इनको भरोसा होगा सर। ये बस यहाँ से कंस्ट्रक्शन और ये तो हो गया स्कूल से प्राइमरी ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ये सर अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल जटकारी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। ये रीओपनिंग ऑफ पीएससी सिलगराट, रीओपनिंग ऑफ पीएससी सिलगराट को हम खोलने की घोषणा करते हैं। और अप्रोच रोड इन जेएलएमसी का जो सड़क की बात करवा देंगे। और मैडम हमारे आशा जी है, साइंस एंड कॉमर्स की क्लासेस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यार फ्रॉम दिस सेशन को स्टार्ट करने की मैं घोषणा करता हूँ। छोटी पढ़ दो सर, ये अपग्रेड होना सर। हाई स्कूल है और मिडिल स्कूल है, ये कर दूंगा मैं सारे। अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल फ्लोर टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुंगल टू गवर्नमेंट हाई स्कूल सुंगल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल राजपुरा मलो एंड हडोल, ये जितने भी स्कूल है ये देंगे, मैं कर दूंगा। आप गरीबों के मसीहा हैं, इसलिए मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं। जहां अभी मेरे साथ स्टेज पर आके बोल रहे कि सब स्कूल पढ़ दो, ये सारे काम करवाने जानते हैं, इसलिए ऐसे सेवक को मत खोना आप। और दूसरा, अंत में आप लोगों ने जो भी पैसे के दम पर कुर्सी हथियाने की कोशिश करते हैं, उनको सबक सिखाने का वक्त लोकसभा चुनाव में आएगा। तो लोकसभा चुनाव में आप उनको सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? दोनों हाथ खड़े करो ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।